हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। आज 12th केमिस्ट्री के समूह 16 के तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो ऑक्सीजन परिवार का तत्व भी कहा जाता है। इससे पहले हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन परिवार का तत्व। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक, पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर का नेम है वो चल रहा था, वही सीरियल वाइज चल रहा है अभी, ठीक, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है आज समूह 16 के तत्व, ऑक्सीजन परिवार का तत्व। आइए स्टार्ट करते हैं, हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है। आवर्त सारणी में समूह 16 ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जो समूह 16 है पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन 8, सल्फर या गंधक 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52, ठीक, पोलोनियम 84 तत्व सम्मिलित होते हैं। संयुक्त रूप से इन तत्वों को कैल्कोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजन भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश धातुओं के अयस्क ऑक्साइडों या सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो इनके तत्व हैं वो सल्फाइड या किस में पाए जाते हैं? ऑक्साइडों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कैल्कोजन कहा जाता है। और कैल्कोजन का मीन्स ही होता है अयस्क, ठीक, क्या होता है? अयस्क बनाने वाले तत्व। क्या कहा जाता है? अयस्क बनाने वाले तत्व, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कैल्कोजन। यह ऑक्साइडों और सल्फाइडों का अयस्क होता है या उसमें पाए जाते हैं, ठीक, तो इसलिए इन्हें क्या कहता है? कैल्कोजन कहा जाता है। तो क्या होते हैं इसमें? कौन कौन से तत्व हैं हमारे? ऑक्सीजन हो गया, पहला ऑक्सीजन, ठीक, दूसरा क्या हो गया? सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम Se, टेलुरियम Te, ठीक, और पोलोनियम 8, 16, 34, 52 एंड 84। इतने 5 प्रकार के तत्वों के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन परिवार का तत्व क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं। ठीक, देखिए कहाँ कहाँ पहले पाया जाता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। उपलब्धता, अकरेंस, ठीक, उपलब्धता। पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। क्या है ये? गैस है। ऑक्सीजन परिवार के तत्व में जो हमारा ऑक्सीजन है वो गैस है, अन्य सभी क्या हैं? ठोस हैं, ठीक। क्या है ये? भूपर्पटी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% भाग बनाती है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित है शुष्क वायु में आयतनानुसार लगभग 20.94 ऑक्सीजन होती है, लगभग 21%। कितना? लगभग 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। सल्फर तत्व भी मुख्यतः संयुक्त अवस्था में जिप्सम लवण CSO4 × 2H2O, एप्सम लवण MgSO4 × TH2O, ठीक, गैलेना PbS क्या होता है? गैलेना PbS, जिंक ब्लैड, कॉपर पायराइट आदि लवणों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर पायराइट आदि लवणों में पाया जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय मिश्रण में भी उपस्थित होता है। सेलेनियम तथा टेलुरियम सल्फाइड अयस्कों के क्रमशः धातु सेलेनाइडो तथा टेलुराइडो, मतलब अपने ऑक्साइडो और सल्फाइडो में ये तत्व पाए जाते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आता है इसका? जो हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व को पढ़ रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं कैसे होता है। इससे पहले नाइट्रोजन परिवार के तत्व में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, ठीक। अब ऑक्सीजन परिवार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ देखेंगे हम लोग। क्या है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो लास्ट कोष जो होता है वो क्या होता है? लास्ट कोष में NH2 और NP4, मतलब लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष में होते हैं, ठीक। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP4 प्रकार का होता है। चलिए आइए देखते हैं हम NH2 और NP4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माना हमारा क्या है? पहला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 8 होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का हम देखते हैं,
ठीक, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8 हो गया। ओके, अब क्या आता है सल्फर, सल्फर का 16, ठीक, सल्फर का 16 देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, और 3p4 देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 4 16, ये भी हो गया। अब क्या आता है सेलेनियम आता है, क्या आएगा सेलेनियम 34, ठीक, सेलेनियम का कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4, ठीक, देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 28 2 30 4 34, ये हमारा हो गया सेलेनियम का हो गया। देखिए सब लास्ट में देखिएगा, आप लोग लास्ट में देखिएगा, ये देखिए 2 4 हमने क्या कहा था NS2 और NP4 प्रकार का होता है। यहाँ देखिए ये दिया गया है NS2 एंड NP4 प्रकार का होता है, तो यहाँ भी देखिएगा NS2 एंड NP4 NS2 एंड NP4। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टेलुरियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा Te, टेलुरियम का कितना होता है, टेलुरियम का 52, कितना हो जाएगा 52। ओके, देखते हैं 52 का 1s2, कंसंट्रेट होकर करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि NS2 और NP4 प्रकार का होना चाहिए, वहां तक आप ले जाइए, ठीक। यहां तो आप जानते हैं कि NS2 NP4 प्रकार का ऑक्सीजन परिवार के तत्व का होता है, लेकिन यदि आपको ऐसे दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब आपको माइंड लगा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, ठीक। यहां तो हमें पता है कि NS2 NP4 प्रकार पर जाके रुक जाना है, इससे ज्यादा हमें करना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक, 4p6 4d10 5s2 5p4, देखते हैं। एक तो यहां आके रुकेंगे NS2 NP4 प्रकार का, अगर यहां तक कंप्लीट हो जा रहा तो अच्छा है, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 28 2 30 6 36 10 46 2 48 4 52, देखिए हो गया हमारा टेलुरियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी हमारा NS2 और NP4 प्रकार में हो रहा, देखिएगा ये, ठीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट में, ये ठीक, यहां भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये यहां भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये यहां भी, ठीक। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पोलोनियम। पोलोनियम का कितना होता है 84, ठीक। अब हमें 84 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसका करना है 84 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 84 का इट्स वेरी सिंपल, आपको लगेगा 84 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्ट लिखते चला जाना है, इलेक्ट्रॉन को भरते चला जाना है हर एक कोष में। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन एक कोष में होते हैं उतना भरना आपको चले जाना है और आराम से आ जाएगा। देखिएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 4f14 और 5s2 5p4। देखते हैं यहां तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 14 60, ठीक। 46 14 60 2 62 4 68। अभी ये 84 जाना, अभी हमारा 68 हुआ, तो इसका मतलब 5s2 एंड 5p4 नहीं होगा, इसमें और बढ़ेंगे हम। क्या बढ़ेंगे इसमें और बढ़ेंगे 5p6, ठीक। क्या हो जाएगा 5p6 हो जाएगा और 5d10
और हो जाएगा 6s2 6p4। अब देखिएगा, अब देखते हैं हम 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 14 60 2 62 6 68 10 78 और 2 80 और 4 84। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहां देखिएगा ये NS2 एंड NP4 प्रकार के जो उपकोष हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो जा रहे हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको करना बहुत ही आसान है, आपको केवल एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ऑटोमेटिक लिखते चले जाएंगे। ठीक, सब में क्या होता है NS2 और NP4 प्रकार का होता है। तो NS2 और NP4, NS2 एंड NP4, NS2 एंड NP4, NS2 एंड NP4, NS2 एंड NP4 मींस क्या हुआ, ऑक्सीजन परिवार के जितने भी तत्व हैं उनका जो लास्ट कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 एंड NP4 प्रकार का होता है। क्लियर? ओके, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक हो गया, मिटा रहे हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म होता है। आगे चलते हैं हम समूह 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां देखिए दिया गया है नीचे। ठीक, अब हमने क्या क्या जो NS2 एंड NP4 है, NS2 एंड NP4 जो होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हीलियम का कितना होता है 1s2 होता है, तो 1s2 2s2 2p4 होता है। नियान का 1s2 2s2 2p6 होता है, तो 2 2 4 6 10 और फिर NS2 एंड NP4 प्रकार का, मतलब ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया। आगे का जो अक्रिय गैस होते हैं उसको लेकर बाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना है तो जैसे हमने बताया उस तरीके से करना है। ये आपको कहां मिलेगा? बुक में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन परिवार के तत्व में हमें पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना रहेगा तत्व में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम एंड पोलोनियम, 5 प्रकार के तत्व हैं, इनको हमें पढ़ना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या है? भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का जो ऑक्सीजन परिवार का तत्व है उसका हमें भौतिक गुणधर्म को पढ़ना है। ठीक, क्या है? आवर्त सारणी में समूह 16 के तत्वों के विभिन्न भौतिक गुण निम्नलिखित हैं या परिवर्तन में पाए जाते हैं। देखिएगा क्या है? नंबर एक को पढ़ते हैं, परमाणु आयतन तथा त्रिज्याएं। पहला क्या है? परमाणु आयतन तथा त्रिज्याएं, ये आपका हेडिंग हो गया। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एटॉमिक वॉल्यूम एंड रेडियाई। इस समूह के तत्वों के परमाणु आयतन एवं त्रिज्या समूह में नीचे की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ते जाते हैं। क्या होता है? त्रिज्या और आयतन दोनों नीचे जाएंगे जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे। इनकी परमाणु त्रिज्या समूह 15 के तत्वों की अपेक्षा कम होती है क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। क्या होता है? जो नाभिकीय आवेश इनका होता है वो खींच लेता है। क्या होता है? नाभिकीय आवेश को खींच लेता है। इनकी साइज क्या होती है? समूह 15 के तत्वों से कम होती है। लेकिन अगर ऊपर से आप नीचे की बात करते हैं, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है? परमाणु आयतन और त्रिज्याएं क्या होती हैं? कम होती। परमाणु त्रिज्याएं और परमाणु आयतन एंड त्रिज्याएं क्या होती हैं? क्रमशः बढ़ती जाती हैं। क्या होती है? क्योंकि इनका क्या होता है? धीरे धीरे आकार बढ़ता जाता है, नीचे आएंगे जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, इसलिए क्या होती हैं? परमाणु आयतन और त्रिज्याएं दोनों आपस में बढ़ती जाती हैं, लेकिन समूह 15 के तत्वों की अपेक्षा कम होती हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट घनत्व देख लीजिएगा। क्या होता है? घनत्व क्या होता है? जो ऑक्सीजन है और पोलोनियम है, ठीक, ये ऊपर से नीचे जाने पर इनका घनत्व क्या होता है? क्रमशः बढ़ता जाता है। क्या होता है? क्योंकि आकार बढ़ेगा तो घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समूह 16 के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के घनत्व क्रमशः बढ़ते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के घनत्व क्रमशः बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल एक लाइनर है, आपको केवल माइंड में सेटअप कर लेना है। क्या होते हैं? समूह 16 में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के घनत्व क्रमशः बढ़ते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। जैसा कि हमें पता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। लेकिन फ्लोरीन के बाद जो सबसे विद्युत ऋणात्मकता होता है वो क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। देखिए, देखते हैं हम इसको। फ्लोरीन के बाद देखिएगा F,
फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता है। क्या होता है, जैसे जैसे आप समूह में नीचे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ चलेंगे, तो इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता जाता है, इसलिए नेगेटिविटी घटती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम संयोजकता। समूह 16 के तत्वों की सामान्य संयोजकताएं 2 होती हैं। क्या होती हैं, समूह 16 के तत्वों की सामान्य संयोजकता 2 होती है, परंतु ऑक्सीजन के अतिरिक्त शेष तत्वों में रिक्त डी कक्षों की उपस्थिति के कारण ये 4 तथा 6 संयोजकता भी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, 4 तथा 6 संयोजकता भी दर्शाते हैं। संयोजकता इनकी वैसे मेनली क्या होती है, 2 होती है, लेकिन रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण ये 4 और 6 संयोजकता भी दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम, हो गया क्लियर। अब आएगा ऑक्सीकरण अवस्था। क्या आएगा, हाँ, ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इट्स सिंपल वे। ठीक, देखिएगा क्या होगा, समूह 16 के जो तत्व हैं अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं होता इनका। क्या होता है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है निश्चित नहीं होती, क्योंकि संयोजकता निश्चित ही नहीं है। ठीक, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था भी निश्चित नहीं होती है। अब यही देख लीजिए, ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या होती है, -2 होती है। कितनी होती है, -2। ऑक्सीजन की जो मेनली या बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है वो क्या होता है, -2 होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे तत्वों को देखने को भी मिला है, जैसे OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। कितनी होती है, +2 होती है। वो ये आता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, आपके कॉम्पिटिटिव में आता है या फिर आपके बोर्ड पेपर में आता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट रखना है दिमाग में, अलग कहीं नहीं रखना है, दिमाग में नोट रखिए। क्या OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो क्या होती है, +2 होती है। ठीक, मतलब ऑक्सीजन का बेसिकली जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है -2 होता है, लेकिन OF2 में +2 होती है। और पराऑक्साइडों में, जहां पराऑक्साइड लगे होते हैं, ठीक, पराऑक्साइडों में इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती हैं, -1 भी होती हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, पराऑक्साइडों में ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन की -1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित, इस समूह के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायी समूह में नीचे जाने पर घटता है। पोलोनियम -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। जो पोलोनियम है हमारा, वो ऑक्सीकरण -2 अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, जब इसकी आयनिक त्रिज्या भी बढ़ रही है, ठीक, इसका घनत्व भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है गलनांक और क्वथनांक ऑटोमेटिक क्या होंगे, हाइयर होंगे, बढ़ेंगे। आयनिक त्रिज्या भी बढ़ रही है, ठीक, और हमारा जो नाभिकीय आवेश है वो भी बढ़ रहा है और घनत्व भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। समूह में नीचे की ओर जाने पर वान डेर वाल अंतराणु बलों का मान बढ़ा जाता है, जिसके कारण इसके गलनांक तथा क्वथनांक भी क्रमशः बढ़ते जाते हैं। ठीक, हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ चलेंगे, कहां चलेंगे, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे, वान डेर वाल्स जो अंतराणु बल का मान होता है वो बढ़ता जाता है, मतलब तेजी से पकड़े रहने का क्षमता उनके अंदर होता है। ठीक, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया रासायनिक गुणधर्म। क्या आ गया, रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, समूह 16 के तत्वों के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, हाइड्राइड। क्या है, हाइड्राइड। समूह 16 के सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, जहां E क्या है, OS, सेलेनियम एंड टेलुरियम अथवा पोलोनियम। इस समूह में ऑक्सीजन एक अन्य प्रकार के हाइड्राइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण भी करता है।
इस प्रकार निर्मित हाइड्राइडों के अम्लीय गुण H2O से H2E तक बढ़ते हैं। कहां तक बढ़ते हैं? H2E से H2O से कहां तक बढ़ते हैं? H2TE तक बढ़ते हैं। ठीक, जैसे अभी H2E प्रकार के बनाते हैं तो जहां हमारा E क्या है? O है, तो मान लीजिए E O है जब, तो हम क्या कर लिख देंगे? H2O। ठीक हो गया? नहीं होगा? H2O या H2S कर दीजिए, H2S कर दीजिए, ठीक, या H2TE कर दीजिए, हो जाएगा। मतलब E बराबर दिया गया है, यहां देख लीजिए E बराबर ये दिया गया है। ठीक, तो H2E प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या करते हैं? H2E प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक, तो जहां E बराबर OSSETE एंड PO होता है। और क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ एक पराक्साइड बंध का निर्माण करता है। क्या बनाता है? पराक्साइडों का भी निर्माण करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है? हाइड्राइडों के जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक, देखते हैं क्या क्या होते हैं। ये भौतिक अवस्था तथा वाष्पशीलता क्या होती है? जो भौतिक अवस्था होती है कि दिखने में कैसा होता है। ठीक, क्या होता है? दिखने में कैसा होता है वो भौतिक अवस्था तथा वाष्पशीलता, वाष्प बनने की क्षमता कितनी अंदर है, उसके वेपोराइजेशन कैसा होता है वो बताया जा रहा है। समूह 16 में H2O एक रंगहीन तथा गंधहीन द्रव है। क्या है? H2O क्या है? एक रंगहीन तथा गंधहीन द्रव है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य हाइड्राइड विषैली एवं अप्रिय गंधयुक्त होते हैं। इन हाइड्राइडों की वाष्पशील का क्रम निम्न प्रकार का होता है। क्या होता है? वाष्पशील का क्रम निम्न प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आपका जो होगा वो H2O होगा। क्या होगा? H2O होगा। ये वाष्पशील जल्दी होते हैं। ठीक, क्रम निम्न प्रकार का होता है। अब देखिएगा, हाइड्राइड विषैली एवं अप्रिय गंधयुक्त है। केवल इसमें जो H2O है हमारा हमारे उपयोग में होता है। जो हाइड्राइडों की वाष्पशीलता का क्रम है वो क्या हो जाएगा? पहला हमारा जानते ही आप H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O। ठीक, ये सबसे पहले, फिर H2S, फिर H2SE। ठीक, और H2 TE। ये वाष्पशीलता का क्रम है। ठीक, क्या है? वाष्पशीलता का क्रम है। पहले H2O होगा, फिर H2SE, फिर H2E। इसका मतलब ये वाष्पशील बहुत ही ना, एकदम जान लीजिए कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक, ये जो हमारा क्रम है उस क्रम के अनुसार है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। क्लियर? क्वथनांक देख लीजिए इसका। क्वथनांक H2O का क्वथनांक अधिकतम होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध होने के कारण HO अणुओं का संगुणन हो जाता है। अन्य हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते हैं। अतः अन्य हाइड्राइडों के क्वथनांक की व्याख्या वान डर वाल्स बल के आधार पर की जाती है। यही एक क्वेश्चन बनता है। इस क्वथनांक के ऊपर ही एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप लोग इन बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आता है इसको देख लीजिए। यही हम क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आंसर आप लोग ढूंढिएगा, नहीं तो हम तो अभी बता ही देंगे। ठीक, क्या है? H2O नॉर्मल टेम्परेचर पर या कमरे के ताप पर, क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में एकदम 100% ये आता रहता है क्वेश्चन। कमरे के ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S क्या है? गैस है। क्या है? कमरे के ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। क्या कारण है? तो कारण उसका यही है कि जो H2O होता है उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका संगुणन हो जाता है, आपस में ये जुड़े रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं? द्रव होते हैं। लेकिन H2S में कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होते हैं? गैस बन के ऊपर उड़ते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। यही इसका कारण है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अम्लीय प्रकृति। क्या है? अम्लीय प्रकृति। इन तत्वों के हाइड्राइडों के प्रकृति दुर्बल
अम्लीय होती है तथा ये द्विप्रोटिक अम्लों के समान व्यवहार करते हैं। जलीय विलयन में इनका आयनन निम्न प्रकार होता है। क्या होता है? जलीय विलयन में इनका आयनन निम्न प्रकार का होता है। ठीक, ठीक, देखते हैं H2O, H2S और H2Se और H2Te, ये इनका अम्लीयता का क्रम है। ठीक है, आयनन निम्न प्रकार होता है। आयनन कैसे होता है? जैसे दिया गया है H2S, ठीक, क्या दिया गया है? H2S दिया गया है प्लस H2O, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? पानी में इसका आयनन होता है तो क्या हो जाएगा? H3O प्लस और HS माइनस, ऐसे हो जाएगा। बस ये इसका आयनन होता है तो ये अम्लीय को दर्शाता है H3O प्लस, ठीक, और फिर HS माइनस प्लस H2O, ठीक, HS माइनस प्लस H2O, तो क्या बना लेगा ये? HS माइनस प्लस H2O बना लेगा। H2O प्लस S निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? फिर ये H3O प्लस और S बाहर निकल जाएगा माइनस में। ठीक, तो कुल मिलाकर ये आप जानिएगा कि जो H2S है प्लस अम्लीय जो प्रकृति है वो HS माइनस होती है। ठीक, ये H3O आयन दे तो समझ लीजिए क्या है? ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो उनका जो जलीय विलयन इनका आयनन निम्न प्रकार होता है। H2O पहले दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अम्लीय प्रकृति, फिर उससे कम होता है H2S, उससे कम होता है H2Se, उससे कम होता है H2A। मतलब अम्लीय प्रकृति इसकी क्या होती है? घटती रहती है, द्विप्रोटिक अम्ल के समान व्यवहार करता है। ठीक, ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है? डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बनाने की विधि। ठीक, ऑक्सीजन होता क्या है और ऑक्सीजन बनाने की विधि क्या होता है? क्या है? सर्वप्रथम 1772 इसमें स्वीडन रसायनज्ञ सीले महोदय ने मरकरी के लाल ऑक्साइड तथा सोरे को एक साथ गर्म करके इस गैस का निर्माण किया था। सन 1776 में लेवाइसिए ने इसे ऑक्सीजन या अम्ल उत्पादक नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? अम्ल उत्पादक नाम दिया गया था। ठीक, देखते हैं क्या है ये। तो इसकी खोज 1772 ईस्वी में सीले महोदय ने की थी। ठीक, उपलब्धता कहाँ कहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है ये बताया जा रहा है। ठीक, वातावरण में ऑक्सीजन आयतनानुसार लगभग 20% होती है तथा शेष डाई नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें होती हैं। इस गैस का निर्माण मुख्य रूप से पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, जिसके पश्चात ये वातावरण में मुक्त हो जाती हैं। क्या होती हैं? यदि हमारे इन्वायरमेंट में जो वातावरण है उनमें पौधे यदि ना हो तो इसका निर्माण तेजी से नहीं हो सकता है। ठीक है, या यूं कहिए बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिल पाएगा, क्योंकि हमें पहले से पता है ऑक्सीजन हमारा क्या है? प्राणदायी वायु कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम लोग क्या रहेंगे? जीवित नहीं रह पाएंगे। नो स्टेप फॉर लाइफ, अपनी लाइफ को जी नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तभी तो सरकार अनेक कार्यक्रमों के थ्रू पेड़ पौधों को लगाने का प्रोत्साहन करती रहती है कि पेड़ पौधों को ना काटिए, जंगल का निर्माण करिए। नहीं तो आने वाले समय में यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक, यदि ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा? हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अन्य चीजों से सरकार कुछ हिसाब तक, जैसे मान लीजिए भोजन की कमी हो जाए तो भोजन तो प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। जैसे अभी हाल ही की बात है 2020 में ले लीजिए, 2020 में जब कोरोना लगा था तो वहां क्या हुआ था? ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी। तो ऑक्सीजन यहां ऐसे मरीज बेड के बाहर, अस्पताल के बाहर पड़े रहते थे। ठीक है, फिर भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। ठीक, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता सरकार नहीं करवा सकती है। ठीक, इसलिए हमें पेड़ पौधों को ज्यादा
क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को ज्यादा लगाना चाहिए, रोपण करना चाहिए। ठीक, तो ये तो हुआ ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है, एनवायरमेंट में हमारे ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। जो मुख्य स्रोत इसका क्या है, पौधों से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधों से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि क्या है, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि को हम पढ़ते हैं। ठीक, तो डाई ऑक्सीजन के बनाने की विधि को पढ़ते हैं। क्या है, डाई ऑक्सीजन बनाने की जो विधियां हैं वो निम्नलिखित नीचे दी गई हैं। ठीक, प्रयोगशाला विधि, पहला क्या है, प्रयोगशाला विधि। इस विधि में ऑक्सीजन का निर्माण पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके किया जाता है। सिंपल सी बात है, प्रयोगशाला में जब इसका प्रयोग किया जाता तो KClO3 क्या, KClO3 ऑक्सीजन के निर्माण पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, अब दोनों को आप मिला दीजिए और ऑक्सीजन का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाए। देखिए कैसे होता है, देखिएगा KClO3, ठीक, KClO3 और ऑक्सीजन का निर्माण अभी देखिएगा किसकी उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में। ठीक, किसकी उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में होता है। तो ये हो जाएगा क्या, KCl प्लस O2, ठीक, 2KCl, और यहाँ हो जाएगा 2KCl, ठीक, और यहाँ हो जाएगा 3O2। ठीक, ये हमारा हो गया 2KClO3 MnO2 की उपस्थिति में होता है, 2KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन का निर्माण हमारा यहाँ हो जाता है। ठीक, क्या होता है, ये ऑक्सीजन का निर्माण हमारा हो जाता है। तो ये प्रयोगशाला लेबोरेटरी विधि है। ठीक, इस विधि में ऑक्सीजन का निर्माण पोटेशियम क्लोरेट, एक बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है उसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसका क्या क्या क्रिया कराया जाता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं, विधि में देख लेते हैं क्या है विधि। एक कठोर की कांच की नली में 42 अनुपात में नहीं, 4:1, ठीक, अनुपात में पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण लेकर कार की सहायता से निकास नली को लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक कठोर कांच की नली लेते हैं, उसमें 4:1 के अनुपात में क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या होता है, पोटेशियम KClO3 प्लस MnO2 को क्या करते हैं, लगा देते हैं। कहाँ, एक कठोर कांच की नली में। ठीक, मिश्रण को ले लेते हैं तथा निकास नली के दूसरे सिरे को जल से भरी द्रोणिका में, अब क्या होती है, एक निकास नली जो होती है उसको जल से भरे ऐसे द्रोणिका में इस नली को ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, दूसरे सिरे से जल भरी द्रोणिका में डुबो देते हैं, इसके ऊपर छिद्र आसन रख देते हैं, सछिद्र आसन रख देते हैं। इस सछिद्र आसन पर जल से भरा हुआ गैस जार उल्टा रख देते हैं। अब इस द्रोणिका में क्या होता है, उल्टा जार रख देते हैं कि जार का मुख नीचे रहे और पेंदी ऊपर रहे। ठीक, इसके पश्चात परख नली को बर्नर के माध्यम से गर्म करने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब नीचे से हम इसको क्या करेंगे, गर्म करते रहते हैं, जिससे जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। जब ये अधोमुखी विस्थापन होता है, मतलब पेंदी ऊपर होता है, मुख नीचे होता है, तो क्या होता है, यहाँ से जो बुलबुले निकलते हैं ऑक्सीजन के, वो उस जाकर पेंदी में चिपकते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होते हैं, गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ओके, चलिए ये क्या है, 4:1 ही होगा, क्या होगा, 4:1 ही होगा। ठीक, वो 41 नहीं, देख लीजिएगा। सावधानियां को देख लीजिए। उपरोक्त विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का निर्माण करते समय निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। यदि वायु वाला होगा या वायुरोधी नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, बनना हमारा ऑक्सीजन बन जाएगा दूसरा कोई यौगिक। ठीक, इस विधि में प्रयुक्त MnO2 शुद्ध होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धि का मतलब कार्बन की मात्रा तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, अन्यथा विस्फोट की संभावना रहती है। इसलिए आप कभी भी प्रयोगशाला में जब कोई भी कार्य करें, ये समझ लीजिए, किसी भी प्रयोगशाला में आप कोई कार्य कर रहे हैं, बिना टीचर के सजेशन के कोई कार्य मत करिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है विस्फोट हो सकता है, प्रयोगशाला में आग लग सकती है। ठीक, तो ये
ये रिक्वेस्ट है हमारा कि आप कभी भी जब प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में कोई कार्य करें तो वहां क्या करें, टीचर की सहायता से या टीचर के सजेशन के अनुसार ही कार्य करें। ये ना हो अपने अनुसार जैसे मर्जी वैसे केमिकल को मिलाते रहें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोराइड को अलग अलग पीस कर बाद में मिलाना चाहिए। ये नहीं कि दोनों एक साथ पीस लो, अलग अलग पीसिए और अलग अलग मिलाइए, तथा पीसने पर आग लगने की संभावना रहती है। बाद में मिलाना चाहिए, दोनों को एक साथ पीसने से क्या होता है, आग लगने की संभावना रहती है। प्रयोग समाप्त होने पर गर्म करना बंद करने से पहले ही निकास नली को जल से भरी द्रोणिका से निकाल लेना चाहिए। क्या होता है, गर्म करने जब आपका बन जाए या प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, निकास नली को गर्म होते ही बाहर निकालते हैं। ठीक, अन्यथा दाब में कमी होने के कारण निकास नली के माध्यम से जल परख नली में पहुंच जाएगी तथा यह ठंडी होकर टूट जाएगी और हमारा जो मेहनत होगा वो बेकार हो जाएगा। उसी में जाकर ऑक्सीजन जो के बुलबुले होते हैं ऊपर, उसी में जाकर क्या होगा, जब आयतन में कमी हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण सब मेहनत बेकार हो जाएगी। कांच की परख नली का अगला सिरा कुछ नीचा रखना चाहिए क्योंकि मिश्रण में उपस्थित नमी जल में परिवर्तित होकर पीछे की ओर क्या होती है, पीछे की ओर चली गई है तो परखनली के चटकने की संभावना रहती है। अगर कांच की जो परखनली है अगला सिरा कुछ नीचा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मिश्रण में उपस्थित नमी जल में परिवर्तित हो जाएगी। जो नमी होगी जल में परिवर्तित हो जाएगी तो अंदर गर्म होगा, पीछे बाहर ठंडा होगा तो क्या होगी, वो चटक सकती है, हट सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट देखिएगा। चलिए हम आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक, क्या है, अन्य विधियां। ऑक्सीजन बनाने के लिए कुछ अन्य विधियां हैं जो आपके सामने हैं, देखिएगा इसको। क्या है, नंबर 1, कुछ ऑक्सीजन युक्त धातु ऑक्साइडों को गर्म करके, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन इसमें मिला हुआ होता है, उनसे भी ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, इन ऑक्साइडों को तीव्रता से गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन निकलती है। क्या बनती है, जब हम इन ऑक्साइडों को तेजी से गर्म करते हैं, एकाएक गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, डाई ऑक्सीजन निकलती है, मतलब हमारा O2 निकलता है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं HgO। ठीक, क्या लेते हैं, HgO मरकरी का ऑक्साइड लेते हैं। ठीक, जब इसको गर्म करते हैं तेजी से तो हमारा क्या बनता है, Hg+O2। ठीक, क्या बनेगा, Hg+O2, 2Hg+O2, क्या हमारा मरकरी अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जिनको हम जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑक्साइड डाई ऑक्सीजन बनता है और ऑक्साइड अलग हो जाते हैं। धातु से ऑक्साइड अलग हो जाते हैं जब तीव्रता से गर्म करते हैं, ऑक्सीजन हमारा बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा, हो गया। चलिए डाल दें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हाइड्रोजन पराऑक्साइड में क्या होता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड शीघ्रता पूर्वक महीन रूप से चूर्णित उत्प्रेरक जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपघटित होकर डाइऑक्साइड देती है। क्या देती है, डाई ऑक्सीजन देती है। क्या देती है, डाई ऑक्सीजन देती है। देखिएगा, H2O2 गिव्स MnO2। ठीक, मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या बनेगा हमारा, O2 बनेगा प्लस H2O। ठीक, क्या बनेगा, H2O। ठीक, क्या बनेगा, H2O। तो यहाँ H2O कितने हैं, 2 2, तो यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए। ठीक, कन्फर्म। ये टेम्परेचर होता है, गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बन के तैयार हो गई ये। ठीक, जब हम हाइड्रोजन पराऑक्साइड को गर्म करते हैं तो O2 हमारा बनता है और वाटर वाष्प बाहर निकल जाता है। ठीक, कन्फर्म। अब एक चीज और यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन पराऑक्साइड क्या है, यहाँ हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। हम बता देना चाहते हैं कि हाइड्रोजन पराऑक्साइडों में हमने पहले बताया है, क्वेश्चन जो आता है कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आता है, तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन पराऑक्साइडों में, या आपको पहले ही पढ़ाया गया है, पराऑक्साइडों में ऑक्सीजन की
जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। जबकि OF2 में कितनी होती है, OF2 में +2 होती है। कितनी होती है, +2 होती है। ठीक, OF2 में कितनी होती है, +2 होती है। इसको OF2 लिखिए या फिर F2O लिखिए। क्या लिखिए, F2O लिखिए। क्या लिखिए, F2O लिख सकते हैं हम। ठीक, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और नॉर्मली जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2 होती है। कितनी होती है, -2 होती है। सिंपली आप कहीं भी रखेंगे तो -2 होगी, पेरोक्साइडों में -1 होगी और OF2 में +2 होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। ये कन्फर्म हुआ रिएक्शन। जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन बनता है और H2O बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। भौतिक गुणधर्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसा वो होता है, कैसा दिखता है, किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार हम लोगों को दिखता है। क्या दिखता है, ये जो सामने दिखे वो भौतिक गुणधर्म है। यह एक स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन तथा पारदर्शक गैस है। पारदर्शक गैस है। क्या है, रंगहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शक गैस है। ठीक, पारदर्शक का मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक, यह वायु से भारी होती है तथा क्षारीय पायरोगैलोल में विलीय होती है। क्या होती है, पायरोगैलोल में विलीय होती है। यह जल में अल्प विलीय, इसी गुण के कारण जलचर जलीय जीव जल में जीवित रहते हैं। क्या होंगे, जल में ये जीवित रहते हैं। आपको बताया गया था कि जो विलीयता होती है ऑक्सीजन की, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जो विलीयता होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की विलीयता कम होगी। इसीलिए जीव जो होते हैं ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, या ठंडे जल में वो रहना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विलीयता ठंडे जल में ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, वो जीव क्या होते हैं, जो जलचर जीव होते हैं वो पानी में, ठंडा पानी में रहने के लिए ज्यादा सहज महसूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बताया गया था। ओके, निम्न ताप व उच्च दाब पर यह पहले हल्के नीले द्रव क्वथनांक 183 सेंटीग्रेड में तथा बाद में हल्के नीले ठोस -208 सेंटीग्रेड में बदल जाती है। ठीक, नेक्स्ट पांचवा देख लीजिए। इसके 3 समस्थानिक मौजूद हैं। कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक मौजूद हैं। ठीक, क्या क्या है 3 समस्थानिक, यहां देखिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर, और ये कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट 17, 8 एंड 17। ठीक, मतलब 18 होगा। ये क्या होगा, 18। ठीक, ऑक्सीजन 16, 17, 18। ठीक, 3 प्रकार के समस्थानिक ऑक्सीजन के मौजूद हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, वही दिया गया है यहाँ। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 ज्ञात हैं, जो 10:1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। 10:1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ भौतिक गुणधर्म। ओके, चलिए क्लियर हुआ भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट देखिएगा, इसके 3 समस्थानिक हैं, ये तो अभी बता दिया गया है। ठीक, चांदी को गर्म करने पर यह द्रवित होकर ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेती है तथा ठंडा करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। इस घटना को चांदी का उद्दमन कहते हैं, स्पिटिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। मतलब कह रहे हैं ये, जब चांदी को गर्म किया जाता है तो यह द्रवित होकर ऑक्सीजन को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। जब हम चांदी को गर्म करते हैं तेजी से तो ऑक्सीजन को लेकर ये क्या करती है, उसे क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन जब ठंडा करते हैं तो पुनः ये क्या हो जाती है, ऑक्सीजन को निकाल देती है, चांदी फिर से ठोस हो जाता है। इस घटना को उद्दमन कहा जाता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म हो गया, रासायनिक गुणधर्म देखिएगा क्या है। रासायनिक रूप से आणविक ऑक्सीजन का स्थायित्व अत्यधिक होता है, अर्थात इसकी आबंध वियोजन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन जो होता है ये स्टेबल होता है। क्या होता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन स्टेबल होता है। ऑक्सीजन डबल बंध ऑक्सीजन, ठीक, ओ डबल बंध वो, ये इसका संरचना है, ठीक। क्या है इसका? ये संरचना है। यह अत्यधिक क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक। पहला देखिएगा इसमें लिटमस के साथ क्रिया क्या है। डाई ऑक्सीजन लिटमस के प्रति उदासीन होता है। क्या होता है? जो लिटमस पेपर हमारा होता है उसके प्रति क्या होता है? उदासीन होता है। ना तो ये लिटमस पेपर को नीला करता है ना लाल करता है। अगर ये क्षारीय होता तो नीला कर देता, अगर ये अम्लीय होता तो लाल कर देता। तो लिटमस के प्रति ये क्या है? उदासीन है। लिटमस के प्रति क्या है? उदासीन रहता है, मतलब लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया क्या है। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को डाई ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो 450 सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस निर्मित होती है। कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस बनती है, मतलब क्लोरीन HCl प्लस किसके साथ? O2 के साथ, ठीक। क्या बनता है हमारा? क्लोरीन गैस बनती है। तो किस क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में तो Cu हमारा क्या बन जाएगा? Cl2 पहला क्लोरीन बन जाएगा, प्लस और क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O, ठीक। क्या बन जाएगा? H2O हो गया। H2O, 2Cl, Cl2, हाँ हो गया। O2 है यहाँ, ठीक। तो यहाँ 2H2 कर लीजिए, यहाँ 4HCl कर लीजिए। कितना कर लीजिए? यहाँ 4HCl, ठीक। 4HCl प्लस O2, 4HCl प्लस O2, 4HCl प्लस O2, ठीक। और यहाँ 2Cl2 कर लीजिए। कंप्लीट। 4HCl प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा? 2Cl2, ये हमारा गैस बन जाएगा, क्लोरीन गैस, ओके। फिर 2H2O। ये जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, आप उपस्थिति जरूर देखिएगा, ठीक, उपस्थिति और लिखिएगा भी रिएक्शन में। यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड लिख दीजिए यहाँ, ठीक, CuCl2 लिख दीजिए, क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ लिख दीजिए, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें एक दो रिएक्शन संरचना आ जा रही है, इसलिए एक दो रिएक्शन और देख लीजिए। इसमें क्या है? जब हम ऑक्सीजन को NH3 के साथ गर्म करते हैं, ठीक, किसके साथ गर्म करते हैं? NH3 के साथ गर्म करते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ क्या है, ऑक्सीजन को NH3 के साथ गर्म करते हैं, ठीक। ये अलग से रिएक्शन है, इसमें है नहीं, ठीक। क्या है ये? जब NH3 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? यहाँ NH4 हो गया है, NH3 इसको करिए, क्या करेंगे? NH3, ठीक। जब अमोनिया को NH3 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? N2 बनता है। क्या बनता है? N2, ठीक। क्या बनेगा? N2 बनेगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 6H2O, ठीक। हमारा नाइट्रोजन गैस यहाँ बन जाता है। क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन गैस बन जाएगा जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक। ये अलग रिएक्शन है, ठीक। इसमें कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अभी एक ही रिएक्शन, दो रिएक्शन आप पढ़े हैं, एक दो रिएक्शन और पढ़ लीजिए, ठीक। तो जब अमोनिया को क्या होता है, जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक। तो क्या होता है? जब ऑक्सीजन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा N2 गैस बनता है। क्या बनता है? डाई नाइट्रोजन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, 6H2O नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए, VIP है एकदम। ये क्या है? 4NH3 प्लस O2 गिव्स 2N2 प्लस 6H2O। ओके, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, एक रिएक्शन आपको और दिखाते हैं हम, ठीक।
क्या होता है जब हम NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ठीक, क्या होता है जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को डाइऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारा 2NO2 बनता है। क्या बनता है? NO2 बनता है, ठीक, क्या बन जाता है? NO2 बन जाता है, ठीक। यह भी एक प्रकार की गैस है जो नीले भूरे रंग के साथ जलती है, ठीक, नीले भूरे रंग के साथ होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक, हो गया क्लियर। मतलब ये 2 3 4 रिएक्शन है जो आपके इंपॉर्टेंट, ये भी रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी लिख लीजिएगा। इसमें लिखा नहीं गया इसलिए इसको हम सोचे कि 1 2 और करवा दिया जाए, ठीक, हो गया क्लियर। आपको कितनी जितना करना हो रिएक्शन कई बार करते रहिए, रिएक्शन को करते रहिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। या फिर क्या करेंगे आप, एक रिएक्शन आपको और देते हैं, क्या देते हैं, ये हो गया एक रिएक्शन देते हैं और हम, ठीक, डाल रहे हैं इसको, देखिए यही जगह ही है और इधर जगह ही कहीं नहीं है, देख लेते हैं, ये यहां कर दे रहे हैं रिएक्शन को, ठीक। C क्या होगा? C+O2, ठीक, क्या हो जाएगा? C+O2 गिव्स CO, क्या हो जाएगा? गिव्स CO हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? CO क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। क्या बोलेंगे इसे? जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक, कंफर्म हुआ। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम बताए दे रहे हैं, ठीक। इसमें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक, या C+O2, ठीक, गिव्स CO2। अब देखिएगा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां और इन दोनों में क्या अंतर है? सेम थोड़ा सा अंतर है। कौन सा अंतर है? कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम ऑक्सीजन की अल्प मात्रा लेते हैं, यहां क्या होगा? अल्प मात्रा, क्या होगा ये? अल्प मात्रा, ठीक, और यहां अधिक में लेंगे, क्या लेंगे? अधिक में लेंगे, ठीक, क्या लेंगे? अधिक में लेंगे। ये अल्प मात्रा ऑक्सीजन की अधिक में लेंगे तो CO2 बन जाएगा और अल्प मात्रा लेंगे तो CO बन जाएगा हमारा, कंफर्म। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या भी बढ़ती, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बढ़ती जाती है, दोनों मात्राएं बढ़ती जाती हैं, ठीक। तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 का निर्माण ऑटोमेटिक होगा, या हम लोगों के द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है उसमें भी CO2 क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक, तो CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। अगर ऐसे ही CO2 लगातार क्या होगा? निकलती रहेगी तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अभी मान लीजिए हमारे एनवायरनमेंट में 0.03, कहीं कहीं 0.04% CO2 पाई जाती है, तब इतना हमारा एनवायरनमेंट गर्म है। अगर ये कहीं मान लीजिए 1% हो जाएगी तब क्या होगा? तब तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी, ठीक। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ये? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। संरचना क्या है हमारा? संरचना, ऑक्सीजन की संरचना क्या है? ऑक्सीजन की संरचना। अब ऑक्सीजन की संरचना में क्या आपको बताया जाए? कुछ नहीं बताना है इसमें, ठीक, सिंपल सी बात है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 एंड 2s2 2p4, मतलब लास्ट कोर्स में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी? 2 and 6 है। तो हम जब इसकी संरचना बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, जब इसकी संरचना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए O 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक।
दोनों दोनों क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। ठीक, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और इसको बिंदु रख रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आया कि 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष में इसके भी, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष में इसके भी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 2 and 6, मतलब क्या होता है 1s2 और ये 2s2 2p4। ठीक, ये K कोष है और ये L कोष है, यह S उपकोष है, S उपकोष एंड P उपकोष। एक K कोष में S उपकोष होता है, L कोष में SP उपकोष होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, अब ये क्या करेगा, इससे साझा करेगा, क्या करेगा, ये साझा करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अस्थाई होने के लिए हर एक तत्व क्या चाहता है, अक्रिय गैस की भांति बिहेव करें। ठीक, तो अक्रिय गैस की भांति बिहेव करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से इससे क्या करता है, साझा कर लेता है इससे। ठीक, ये और ये बन जाता है ऑक्सीजन डबल बंध ऑक्सीजन, एक एक और ये इस पे लोन पेयर रह जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं, एक एक दो लोन पेयर दोनों पे रह जाते हैं। तो ऑक्सीजन की जो संरचना बनेगी क्या हो जाएगी, ओ डबल बंध वो ऐसे बनता है ऑक्सीजन की संरचना। ठीक, ये हो गया क्लियर, ये लुईस विन संरचना है। ठीक, और ये संरचना है, ये लोन पेयर है हमारे। ठीक, तो ऑक्सीजन की संरचना कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ओके, क्लियर हुआ। संरचना में क्या लिखा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आबंधों में से प्रत्येक में एक आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा इनमें एकाकी आबंध क्षमता भी आधी होती है। इस प्रकार यह संरचना ऑक्सीजन अणु के अनुचुंबकीय व्यवहार तथा उच्च वियोजन ऊर्जा की व्याख्या कर सकती है। क्या होती है, अनुचुंबकीय व्यवहार तथा उच्च वियोजन ऊर्जा की व्याख्या कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की संरचना हो गई। नेक्स्ट, उपयोग इसके देख लीजिए। उपयोग क्या है, डाई ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग नीचे दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे ऑक्सीजन के तो उपयोग आप ही लिख सकते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की जो महत्व है ऑक्सीजन का, वो क्या हो सकता है, सबसे पहला तो हम श्वसन करने में, हर एक पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर है। ठीक, वेल्डिंगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ, वेल्डिंग करने में, जब एसिटिलीन को वेल्डिंग धातुओं को काटने में या वेल्डिंग करने में किया जाता है तो वहां ऑक्सीजन जलने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या करती है, प्राणदायक वायु है। ठीक, वेल्डिंग काटने में, ठीक, कुछ नाइट्रिक ऑक्साइडों बनाने में, कुछ ऑक्साइड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखते हैं क्या है, अब इसमें देख लेते हैं हम। यह प्राण वायु है। क्या है, पहला चीज क्या है, प्राण वायु है। कहते हैं अगर श्वसन ना क्रिया हो, श्वसन की क्रिया हमारे बॉडी से ना हो या श्वसन ना हो पाए तो समझ लीजिए आदमी क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। सबसे पहले यही चेक किया, ऐसे चेक किया जाता है। ऐसे अगर गर्म वायु बाहर निकल रही है या हमें महसूस हो रहा है कि इनके नाक से श्वसन की क्रिया हो रही है तो समझ लीजिए आदमी को क्या कहा जाता है, जिंदा कहा जाता है। प्राणी को क्या कहा जाता है, जिंदा कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही ना हो तो समझ लो प्राणी निष्क्रिय, मतलब मर चुके हैं। ठीक, ऑक्सीजन का उपयोग इस्पात निर्माण में भी किया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में इस्पात निर्माण का किया जाता है कार्य। इसका उपयोग ऑक्सीजन निर्माण में किया जाता है। क्या, ऑक्सीजन ऑक्साइड निर्माण में किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका उपयोग ऑक्साइड निर्माण में किया जाता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, अभी अब हम बताए हैं 2NO+O2 गिव्स NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड से हम प्राप्त किए हैं। ठीक, या N2O भी प्राप्त किया जा सकता है, SO2 भी प्राप्त किया जा सकता है, S सल्फर, S+O2, तो 2S+O2 गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बन जाएगा 2SO2। ओके, क्लियर हो जाएगा। आप केमिकल रिएक्शन में अब बहुत रिएक्शन है। ठीक, लेकिन मेन जो रिएक्शन थे आपके सामने हमने करवा दिए हैं। ओके, इसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में किया जाता है। अब क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, आप देखें नाइट्रिक अम्ल में तो मेन है। अभी हम नाइट्रिक अम्ल के बनाने की विधि पढ़ाएं, इसमें बताया गया है आपको नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि में। ठीक, ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। फिर क्या होता है, क्लोरीन गैस में अभी बनाए हैं क्लोरीन गैस। ठीक, HCl के साथ क्रिया करके, और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला तथा
ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का प्रयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है, धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है, मतलब वेल्डिंग में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसे ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। किसके रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा शल्य चिकित्सा हृदय रोग में कृत्रिम श्वसन के लिए तथा इसका अतिरिक्त उपयोग पर्वतारोहियों, समुद्री गोताखोरों आदि के द्वारा भी इसका श्वसन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती चली जाती है, ऑक्सीजन का घनत्व कम होता चला जाता है, लेवल कम हो जाता है ऑक्सीजन का, इसलिए श्वसन करने में उन्हें क्या होती है? तकलीफ होने लगती है। क्या होती है? श्वसन करने में तकलीफ होने लगती है। ठीक, और जब तकलीफ होने लगेगी तो क्या होगा? दबाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, जिससे क्या नसें फट भी सकती हैं। ठीक, और पर्वतारोहियों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन पर्वतारोही लगाए रहते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। दूसरा, जब गोताखोर जो होते हैं, मतलब जो समुद्र में या नदी में जो अंदर जाते हैं, वो भी एक सिलेंडर बांधे रखते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन होता है, क्योंकि पानी के अंदर तो हम जलचर तो है नहीं कि पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिमिट भर होता है कि आप इतने समय में इतना ऑक्सीजन खत्म कर सकते हैं, इसलिए इतने समय में आपको बाहर आना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है घड़ी खराब हो जाती है और समय का पता नहीं चलता, इसलिए या तो जल्दी निकल आएंगे या तो निकलते समय उनको ज्यादा देर हो जाएगी, तो वो भी क्या होते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक, इसका उपयोग किया श्वसन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, शायद आगे देखिएगा, परीक्षण इसका, टेस्ट क्या है? ठीक, टेस्ट इसका क्या है? यह पायरोगैलिक अम्ल के क्षारीय विलयन को क्या करता है? भूरा रंग कर देता है। पायरोगैलिक जो अम्ल है उसके क्षारीय विलयन का ये भूरा रंग कर देता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लाल भूरे रंग की नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। ठीक, क्या करती है? नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस का निर्माण, N2O2 का निर्माण करता है। ऑक्सीजन युक्त जार में जलती हुई तीली ले जाने पर यह तेजी से जलने लगता है। क्या होता है? मतलब इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन जहां निकलता है वहां जलती हुई तीली ले जाए तो और तेजी से जलने लगता है। मतलब ऑक्सीजन का एक कार्य और है, ये जलने में सहायता प्रदान करता है। खुद तो नहीं जलता, लेकिन जलने में क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है। ठीक, ऑक्सीजन क्या करता है? ओके, चलिए ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।